हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मेथड, जिसे कि प्रयोजन विधि कहते हैं। देखिए, यह जो विधि है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है जॉन डीवी, जिसका नाम है, उनकी विचारधारा पर आधारित है। यानी जो प्रयोजन विधि है बेसिकली वह किस पर आधारित है? जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। परंतु प्रयोग के आधार पर इसे विकसित करने का जो श्रेय है वो किलपैट्रिक को जाता है। देखिए, किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किलपैट्रिक कहते हैं कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ऑब्वियस सी बात है, देखिएगा कि क्लास जब हम लोग करते थे स्कूल या कॉलेजेस में, तब हम लोगों को क्या होता था कि बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता था। और उस पे जनरली क्या होता था, या तो 2 या 4 बच्चे करते थे या तो फिर एक सिंगल प्रोजेक्ट भी होता था। तो बेसिकली हमारा सबसे पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे कोई एम होता था। मान लीजिए कि हमें जल प्रदूषण पर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक थर्माकोल लिया और उसमें फिर जनरली नदियाँ वगैरह बना दी, और फिर यहाँ उसके अपशिष्ट पदार्थ हो गए और किस तरीके से नदियाँ जो है वो प्रदूषित होती है, वो सारी चीज़ हम बना देते थे थर्माकोल से ही। तो कहीं ना कहीं क्या है, उद्देश्यपूर्ण कार्य है। क्यों हमने ये थर्माकोल का जो है वो प्रोजेक्ट क्यों बनाया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? ये बताना कि जल प्रदूषित किस तरीके से होता है और जल प्रदूषण के जो प्रभाव है वो क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक उद्देश्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इसे सामाजिक वातावरण में बहुत ही डेडिकेशन के साथ किया जाता था। इसके बाद देखिए, स्टीवेंसन कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो होता है एक समस्या मूलक कार्य है। यानी कि हमें क्या करना होता है, किसी समस्या पर विचार करना होता है एवं उसका समाधान करना होता है। लिखा है जिसका समाधान प्राकृतिक दशाओं में किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, ये दोनों ही डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेंगे और बार बार याद करेंगे, क्योंकि जनरली आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें जनरली क्या होता है कि किसी भी जैसे विद्वान का एक स्टेटमेंट दे दिया और फिर कह देगा कि इनमें से ये जो स्टेटमेंट है वो किस विद्वान का है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तो आपको चूज करना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है आजकल काफी ज्यादा आ रहा है, तो आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लेंगे। अब देखिए, लिखा है प्रोजेक्ट विधि के चरण यानी स्टेप्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। तो आइए देखते हैं क्या क्या चरण है। सबसे पहला, परिस्थिति या समस्या का निर्माण करना। यानी क्या समस्या है, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में जानना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रयोजना का चयन करेंगे। उसके बाद योजना का निर्माण करना कि किस तरीके से हम अपने प्रयोजन कार्य को करेंगे। फिर है प्रयोजना का निर्माण के बाद है योजना को पूर्ण करना। फिर है उसके बाद की योजना को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात देखिए, प्रोजेक्ट विधि के गुण यानी मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। सबसे पहले लिखा है कि यह अधिगम, अधिगम मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अधिगम मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, लर्निंग्स यानी सीखना, ये होता है अधिगम का मतलब। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट विधि है उसका सबसे बड़ा गुण तो यही है कि जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा, करके सीखेगा किसी भी चीज को। फिर उसके बाद दूसरा है कि यह विधि विद्यार्थियों की सहभागिता को स्टेबल बनाती है। जैसे कि देखिए, कई बार मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो प्रोजेक्ट होता है कई बार वो ग्रुप वे में आप लोगों को मिलता होगा, कि जैसे मान लीजिए कि 2-4 बच्चे ग्रुप में हैं तो उनका एक प्रोजेक्ट होता है, फिर 2-4 बच्चे किसी और ग्रुप में हैं, उनका एक प्रोजेक्ट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, विद्यार्थियों में सहभागिता का गुण विकसित होता है। फिर देखिए, यह विधि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। फिर है इस विधि में शिक्षण के प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समाहित होते हैं। उसके बाद है कि यह सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित है, प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करने में भी सहायक है। उसके बाद देखिए, लिखा है कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अधिगम के अवसर प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, वो क्या है, कमजोर है, तो उसको क्या होगा, उसके अनुसार, उसके अनुरूप, उसके अनुकूल एक तरह से कहा जाए तो एक प्रयोग जो है वो बनाने के लिए अवसर मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ज्ञान प्राप्ति में भी जो होते हैं वो प्रोजेक्ट सहायक होते हैं। फिर है यह विधि चयन के यह विधि विषय के चयन एवं रचनात्मक चिंतन में भी सहायक होते हैं। जनरली सी बात है, मतलब स्वाभाविक है ये बात कि जैसे एक प्रोजेक्ट पर हम कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हमारे जो रचनात्मक कला है वो बाहर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन के गुण विकसित होते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट विधि के दोष। याद रखिएगा कि हर एक चीज का गुण भी होता है तो उसके दोष भी होते हैं। मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं वो गुण और दोष दोनों से युक्त होती हैं। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यानी प्रोजेक्ट विधि में भी फिर दोष होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से दोष हैं।
सबसे पहला दोष है कि समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक अपव्ययी होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, टीचर हमें बनाने को कहते हैं, हम उसमें बहुत से कलर, पेंट, चार्ट पेपर, थर्माकोल इत्यादि क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बाद टीचर क्या करते हैं, बस ऐसे-ऐसे किए और उसमें मार्क्स दे देते हैं जितना भी होता है। एक बार ठीक से नहीं देखते हैं, जनरली तो यही होता है। तो क्या होता है, विद्यार्थी ने इतना अपना जो समय लगाया, टाइम लगाया, वो कहीं न कहीं एक तरीके से अपव्यय हो जाता है और उसमें पैसे भी कितने लगते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने में, तो वह भी जो धन है वो क्या हो जाता है, अपव्यय हो जाता है। फिर लिखा है समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता क्योंकि यह दीर्घकालीन विधि है। कई बार कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट में ही उलझे रह जाते हैं जिससे कि उनका सिलेबस जो होता है वो कवर नहीं हो पाता है। अब देखिए, लिखा है अधिगम की विषय वस्तु में क्रम विन्यास या क्रमबद्धता का ध्यान न रखना। फिर उसके बाद है कोई निश्चित पाठ्यक्रम न होने के कारण पाठ्य पुस्तकों का अभाव रहता है। फिर उसके बाद देखिए निरीक्षण विधि या पर्यवेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या है, विद्यार्थी केंद्रित विधियों में निरीक्षण विधि का अपना अलग महत्व है। इस विधि से शिक्षण में रोचकता एवं जीवंतता आती है और विद्यार्थी बोरियत महसूस नहीं करते। यह विधि कला व विज्ञान संकाय के विषयों में लोकप्रिय है, परंतु इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग जो है वो विज्ञान विषय के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम साइंस की प्रैक्टिकल्स करते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता था, बहुत से ऑब्जर्वेशन लिए जाते थे और वो भी एक बार नहीं 3-3 बार ऑब्जर्वेशन लिए जाते थे। उसके पश्चात क्या होते थे, हम कैलकुलेशन करते थे, तब जाके कहीं हमें रिजल्ट की प्राप्ति होती थी। अब देखिए क्या लिखा है, निरीक्षण विधि के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहला है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की भावना जागृत होना। दूसरा है शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता से उनके बीच संबंध क्या होने लगते हैं, मधुर होने लगते हैं। फिर है व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत पर कार्य का अनुसरण करती है। उसके पश्चात है प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलता है। फिर देखिए निरीक्षण विधि के दोष। नागरिक शास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस पद्धति से नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर है छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयुक्त नहीं है। फिर तीसरा है किसी बात को सीखने में बहुत समय लगता है, ये इसका दोष है। देखिए अब दूसरा है समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये किस तरीके का मेथड होता है, देखिए इसके जो प्रतिपादक थे वो सुकरात थे। सुकरात ने ही बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का बेसिकली निर्माण किया था। देखिए लिखा है कि यह विधि विज्ञान शिक्षण के लिए क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक व्यापक है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, साइंस के फील्ड में हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के पास क्या होता है, एक प्रॉब्लम आता है और उस पर वह कार्य करता है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करता है। तो यह एक तरीके से बोला जाए विज्ञान शिक्षण में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा है समस्या जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का आधार है, जहाँ समस्या का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अमूर्त विचारों से संबंधित हो, यानी जो विचार हमें दिखाई नहीं देते वो क्या होते हैं, अमूर्त विचार होते हैं। फिर दूसरा है स्थूल विषय वस्तु से संबंधित भी कुछ हो सकता है, मानिए जो आपके आसपास चारों ओर मौजूद चीज़ें हैं उससे भी संबंधित कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है जिसका समाधान आपको फाइंड करना है। फिर है जीवन की यथार्थता से संबंधित, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए लिखा है समस्या समाधान विधि के गुण यानी मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहला है यह विधि विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का वर्णन करती है जो समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक हल का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद है शिक्षण हेतु विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार ज्ञात किया जाता है। फिर है इस विधि से शिक्षण हेतु सभी प्रासंगिक संप्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट व नियमों का प्रत्यास्मरण किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है समस्या समाधान हेतु चिंतन के लिए शाब्दिक निर्देश भी दिए जाते हैं। अब देखिए लिखा है समस्या समाधान विधि के दोष। तो पहला हो सकता है कि यह विधि सभी विद्यार्थियों एवं सभी कक्षाओं के अनुकूल नहीं हो सकती। फिर है इस विधि से किसी भी पाठ्य वस्तु को लघु अवधि में संपादित करना संभव नहीं है, यानी कि इसमें जो टाइम है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा लग जाता है। फिर है इस विधि में जो शिक्षक है, शिक्षक से व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बड़े मनोवैज्ञानिक ज्ञान की भी अपेक्षा की जाती है। फिर देखिए लिखा है समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक एवं पाठ्य वस्तु तीनों के संतुलन के साथ किया जाता है, जो कि बेसिकली एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखिए फिर हमारा क्या है, आगमन निगमन विधियां यानी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स। लिखा है इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं, तो देखिए लिखा है इंडक्टिव मेथड में
इस विधि में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों एवं घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कुछ अन्य स्रोतों से इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। पहला, आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र। पहला हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर और तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर देखिए आगमन विधि के गुण यानी मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। सबसे पहला हो जाएगा कि इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास क्या है, सरलता पूर्वक हो जाता है। फिर है आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बच्चे को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। फिर है विद्यार्थियों में ज्ञान अर्जन की रुचि निरंतर बनी रहती है, जिस कारण उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास जैसे अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। फिर देखिए लिखा है आगमन विधि के दोष। तो इस विधि का प्रयोग करने में शक्ति एवं समय दोनों अधिक लगते हैं। इस विधि से केवल सामान्य नियमों की ही शिक्षा दी जाती है, प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती। फिर है यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। इसके माध्यम से खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक होता है। यह विधि छोटी आयु के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं होती है, यानी कि बड़े विद्यार्थी जो होते हैं बेसिकली ये उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। देखिए निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले से बने नियमों, उदाहरणों एवं प्रयोगों के आधार पर प्रश्नों का हल करके दिखाते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत रखा गया है। निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा नियम से उदाहरण की ओर। कई बार देखिएगा आप लोग टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले रूल बताते हैं, रूल पढ़ा दिया उन्होंने, फिर क्या करते हैं उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। फिर देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर। टीचर कई बार क्या होते हैं, एक जनरल सा कोई मेथड होता है उसको पहले बताते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि अब डिफिकल्ट मेथड की ओर चलते हैं। फिर उसके बाद देखिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर। पहले कई बार टीचर जो होते हैं वो माइक्रो टॉपिक्स पर ज़्यादा जो है ना फोकस करते हैं। उसके बाद है कि जो टीचर हैं वो बेसिकली जो मैक्रो टॉपिक्स होते हैं उन पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। फिर अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि कई बार टीचर जो होते हैं वो अमूर्त सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बाद टीचर किस पर आते हैं, मूर्त एग्जाम्पल की ओर आते हैं। देखिए निगमन विधि के गुण। तो यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इस विधि के प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तीसरा है कि इस विधि से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है, ये इसका गुण है। फिर देखिए निगमन विधि के दोष। तो यह विधि जो है वो नियमों एवं सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए बाध्य करती है। दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों को अपने निजी प्रयासों के द्वारा ज्ञान को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिलता है, जिस कारण से क्या होते हैं वे मानसिक दासता उनके अंदर विकसित हो जाती है। मतलब कि क्या होता है कि वो मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, बेसिकली गुलाम बन जाते हैं। फिर देखिए लिखा है यह विधि केवल अमूर्त चिंतन पर ही बल देती है। इससे बच्चों की रचनात्मक शक्तियां अविकसित ही रह जाती है। फिर है कि इस विधि में शिक्षक के द्वारा बताया गया ज्ञान हर हाल में बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खेल शिक्षण विधि। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।